Hello, students. A very warm welcome to all of you into the series of Transfer of Property Act. So, Transfer of Property Act start करते हैं हम for your due LLB classes. But first, let me introduce myself. I am Suti Rastogi. I have completed my LLB and LLM from Delhi University itself, and I am NET qualified, UGC NET. With that, right now, I am teaching as assistant professor law in Greater Noida. So लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। पहले हम देख लेते हैं आज चैप्टर 1 में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे चार्ट, एक फ्लो चार्ट विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। आपको थोड़ा सा एक बाइफिकेशन मिल जाएगा स्टार्टिंग में कि ट्रांसफर किस किस टाइप्स का होता है। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे। इंडिया में प्राइमरीली क्लासिफिकेशन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। वी ऑल नो दिस फैक्ट, ठीक है। इसके बाद में वी विल सी द 4 इंपॉर्टेंट केसेस व्हिच इज गिवन अंडर टॉपिक 1 हमारे केस मटेरियल में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग द फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में ट्रांसफर बताया हमने। ट्रांसफर कितने टाइप्स का होता है? एक होता है इंटरवाइवर्स बिटवीन टू लिविंग पर्संस, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। सेकेंड इज नॉन इंटरवाइवर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या फिर ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ओनली, ठीक है। अगर पहला टॉपिक देखें हम कि एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज से मतलब क्या है? कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कुछ स्पेशल एक्ट करा जा रहा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो लिविंग पर्सन है जिनके बीच में कोई ट्रांसफर हो रहा है विद एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसफर इज डन इंटर बाय बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और यही हमारा मेन टॉपिक है विच इज बीइंग डेल्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज आवर मेन लेजिस्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये सारे जो टॉपिक्स है सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ये सब हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा टीपीए में इंक्लूडेड है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। और उसके अलावा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है दैट इज इंक्लूडेड अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कोई भी चीज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कोई भी इमूवेबल चीज अगर हम परचेज या सेल करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम डील करते हैं तो फिर वो हमारा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो ये तो हो गया इंटरवाइवर्स की बात। इसके बाद में हम आते हैं नॉन इंटरवाइवर्स में। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब जो हमारी एक तो होता है कि अगर कोई एक्सपायर कर जाता है, इफ देयर सम इंटरस्टेट एंड ही डाइज, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे ब्रेक डाउन करेगी, कैसे उसके लीगल एयर्स को पास ऑन करेगी, ऑल दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द सक्सेशन लॉज। कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट भले ही बाद में डिसाइड करे, बट द पॉइंट इज द वेरी मोमेंट दैट इंटरस्टेट पर्सन डाइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑटोमेटिकली जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है उसके राइटफुल लीगल एयर्स पे, ठीक है। और हम देखें तो हमारे प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट में दो तीन टाइप के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। सक्सेशन लॉज हो गया, सक्सेशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम लॉज हो गए, और इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया। लैंड लॉज में हमारा मेजरली लैंड रेवेन्यू लॉज हमारे एप्लीकेबल होते हैं हमारी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके बाद में पर्सनल लॉज आ गए हमारे। पर्सनल लॉज आर पर्सनल लॉज इन अ सिमिलर मैनर। इसके बाद में ऑर्डर ऑफ कोर्ट देखा जाए तो जब भी कोर्ट की कोई डिक्री आती है, कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर होता है, उसके थ्रू जब कोई ट्रांसफर टेक्स, उसके थ्रू व्हेन सम ट्रांसफर टेक्स प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ओनली, ठीक है। बाय द कोर्ट इट इज डन, सो इट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ ओनली, ठीक है। टेस्टामेंट्री में हमारे विल वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। नॉन टेस्टामेंट्री पर्सनल लॉज इंक्लूडेड, ठीक है। इसके बाद में वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? प्रॉपर्टी। अब टेक्निकली प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड एज इन एनी अंडर एनी लेजिस्लेशन, कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन तो नहीं है, बट इतना हम समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए वी नीड टू सी टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इज द कॉन्क्रीट और एक्चुअल रियल थिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? द राइट और इंटरेस्ट देयर इन, जैसे पोजेशन का राइट हो गया या फिर ओनरशिप का राइट हो गया, तो उसको भी हम प्रॉपर्टी ही बोलते हैं।
उस राइट को भी हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी एक हो गया हमारा एक्चुअल रियल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, विच इज टैंजिबल, और एक साथ में हो जाता है हमारा राइट या इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, विच इज टेक्निकली नॉट गिवन, किसी भी जगह पे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी गई है। वी हैव टू सर्च एट 2-3 डिफरेंट लेजिस्लेशंस, और फिर हम देखते हैं सेक्शन 3 ऑफ टीपीए, सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी को काइंड ऑफ डिक्लेयर करा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसे लिखा हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। Let's move on to our next video, next slide। ठीक है, इस सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेशली लिखा है, इट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव डेफिनेशन, इट इज गिविंग अ नेगेटिव कॉनोटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये फिर क्या कहाँ इंक्लूड होंगे, ये सब तीनों के तीनों इंक्लूड होंगे हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, ये तीनों इंक्लूड होंगे हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज अटैच टू द अर्थ। अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या हुआ, रूटेड इन द अर्थ, embedded in the earth। ठीक है, embedded in the earth। and third is attached to what is, attached to what is embedded for permanent, attached to what is which is embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। ठीक है, इसके बाद में मेन डेफिनेशन हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जनरल क्लॉज एक्ट में दी गई है, विच सेज दैट इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। ठीक है, परमानेंटली और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। मेजर हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये दोनों डेफिनेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेक्शन 3 के जो दो हमारे सब सेक्शन सब डेफिनेशन हैं जो छोटी छोटी, ये देखो यहाँ पे जो हमारा थिंग्स अटैच्ड लिखा हुआ है जनरल क्लॉजेस एक्ट में, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, उसको और इन डेप्थ डिवाइड करा हुआ है और डिफाइन करा हुआ है कहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। तो इसीलिए हमें दोनों डेफिनेशन साथ में पढ़नी है विद एक्स्ट्रा डेफिनेशन गिविंग सम एग्जांपल्स हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद में इन इंडिया प्रॉपर्टी दैट इज इमूवेबल प्राइमरीली इंक्लूड्स लैंड विच रिफर्स टू पोर्शन ऑफ द अर्थ। अब लैंड में क्या है, लैंड में जो भी हमें पता है कि इट इज अ पोर्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्पेस अबव एंड बिलो इट, जो भी उसके ऊपर है, वेदर इट इज सम सबसॉइल मिनरल्स, कोई वाटर बॉडीज है, पॉइंट्स है, जो भी है लैंड के ऊपर, जो भी है लैंड के नीचे, जो भी है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड टॉपिक जो इसमें है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑफ एनरे, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, पर वी विल डिस्कस थ्रू द केसेस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ एनरे। ठीक है, अभी के लिए आप मान लो कि अगर लैंड से रिलेटेड कोई राइट है, लैंड से रिलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कोई बेनिफिट ले रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो कोई एक पर्टिकुलर मूवेबल थिंग नहीं है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सम राइट ऑन द लैंड, तो उसको हम प्रॉफिट ऑफ पेनरे बोल रहे हैं। लाइक किसी को अगर कोई माइन होती है और उसमें माइन में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप इस माइन में से जो भी है आप सब कुछ पुल आउट कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 years, तो फिर उस राइट को हम कहते हैं दैट इज अ right which is benefits to arise out of land and it is an immovable right। Let's move forward। ठीक है, doctrine of fixtures, things attached to the land, तो things rooted in the earth, जो भी trees, shrubs, herbs वगैरह जो भी ground में rooted होते हैं उन सबको हम immovable property बोलते हैं, obviously except जो हमारे पहले तीनों दे रखे थे, standing timber, growing crops and grass। इसके बाद में अगर पार्टी का जो भी हमारे ओनर्स हैं उस लैंड के, उनका इंटेंशन है कि ट्री को कंटिन्यू रखना है काफी लॉन्ग टर्म तक, कि वो जमीन से जुड़ा रहे और फिर न्यूट्रिशन लेता रहे, तो फिर क्या बोलेंगे कि दैट प्रॉपर्टी इज इमूवेबल। बट अगर पार्टी का इंटेंशन है कि उसको कट कर दिया जाए इन नियर फ्यूचर, या फिर किसी चीज के यूज में आने के लिए ट्री को कट कर दिया जाएगा, तो फिर हम उसे कहेंगे दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा मेन डिफरेंस होगा बिटवीन स्टैंडिंग टिम्बर एंड ट्रीज। ठीक है, या आगे हम देखेंगे कि स्टैंडिंग टिम्बर और ट्रीज के बीच में क्या डिफरेंस है। स्टैंडिंग टिम्बर हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और ट्रीज हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है।
इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। अगर कोई चीज एक्सटर्नल फोर्स से काफी नीचे तक एम्बेड करी गई है तो फिर हम उसे बोलेंगे कि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या मोड ऑफ एनेक्सेशन मतलब क्या तरीका यूज किया गया है उसको अटैच करने का, इंस्टॉल करने का, और फिर किस पर्पस के लिए किया गया है, मतलब इज इट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है देन इट इज इमूवेबल, हमेशा के लिए है तो इट इज इमूवेबल। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड। जो भी हमारी चीजें जो परमानेंटली अटैच्ड है, जिसके बिना उस चीज का कोई यूज नहीं रह जाएगा। अगर बिल्डिंग में डोर्स है, विंडोज है, उसके बिना, डोर्स और विंडोज के बिना बिल्डिंग का कोई यूज नहीं होता टेक्निकली, तो फिर हम बोलेंगे कि दीज थिंग्स आर ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट विंडो ब्लाइंड्स और फैंस वगैरह को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर देखा जाए तो स्टैंडिंग टिम्बर इज अ ट्री विच इज यूज फॉर टिम्बर पर्पस, जिसका आगे यूज होने वाला है फर्नीचर्स बनाने के लिए, या फिर हाउसेस बनाने के लिए, बैट्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ ना कुछ यूज के लिए उसको कट करा जाएगा इन नियर फ्यूचर, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब दैट इज द मेन पर्पस। अब क्या होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके कैसे दिखाते हैं, विद फ्रूट बियरिंग ट्रीज। अब फ्रूट बियरिंग ट्रीज का क्या यूज है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं सॉइल से न्यूट्रिशन गेन करते रहेंगे। उसमें जो फ्रूट्स है हमें सिर्फ उसके फ्रूट्स चाहिए, हमें पूरा का पूरा पेड़ नहीं काटना है। तो जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होता है उनको हम स्टैंडिंग टिम्बर नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जो उनका जो मेन लकड़ी होती है उसे हम नहीं काटते हैं। उसका हमारा पर्पस ही अलग है कि वो हमेशा लैंड से जुड़ा रहेगा और हम सिर्फ उसके फ्रूट्स लेंगे उससे। सो दैट इज प्रॉपर ट्री विच इज इमूवेबल। बट स्टैंडिंग टिम्बर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका काम ही वही है, उसका नेचर ही वही है कि उसको काटा जाएगा ही जाएगा। ठीक है। दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर। सेकेंड इज ग्रोइंग क्रॉप्स, कि हमें ये भी पता है कि जैसे ही राइप होगा इन्हें कट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दे डू नॉट हैव एनी अदर यूज एक्सेप्ट देयर प्रोड्यूस इन अ मूवेबल, इन अ काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ग्रोइंग ग्रास। इट हैज नो यूज एक्सेप्ट टू यूज एट फॉर्डर फॉर कैटल। ठीक है। हमें पता है ग्रास का कोई काम नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कट किया ही जाएगा। ठीक है। और इट विल बी यूज एज अ फॉर्डर। तो इसलिए इन तीनों चीजों को स्पेशली मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर रखा गया है। ठीक है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रजिस्ट्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी का जरूरी नहीं होता है। नो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, क्योंकि स्टेट के पास में भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है। टैक्सेशन में देखा जाए तो वैल्यू एडेड टैक्स हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी इज एप्लीकेबल अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस में इट कैन बी इजिली पार्टीशन। देखा जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके हम इजिली पार्टीशन कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इजिली पार्टीशन नहीं की जा सकती। ट्रांसफर देखा जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी इज इजिली ट्रांसफरेबल एंड अदर्स आर नॉट। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है। सिक्योरिटी में देखा जाए तो प्लेज, जैसे हम ज्वेलरी वगैरह को कुछ टाइम के लिए प्लेज कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं इन ल्यू ऑफ सम लोन, तो हम उसे प्लेज बोलते हैं। और इन द सेम प्लेस अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास में इन ल्यू ऑफ लोन रखते हैं तो फिर एज अ सिक्योरिटी हमारी प्रॉपर्टी, उसको हम क्या, उस ट्रांजैक्शन को हम मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं केस पे, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दिस इज द फर्स्ट केस अमंग द फोर केसेस। तो इसमें मेन क्या बताया था, मेन बताया था डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग टिम्बर एंड ट्री। पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जमींदार था लैंड का। पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम चलता था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदारी सिस्टम, यू मस्ट बी नोइंग कि जमींदार के पास में सारे लैंड के हमारे राइट्स होते थे। ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम में एक जमींदार हुआ करता था, उसने क्या करा, एक अनरजिस्टर्ड लीज। नाउ सी, फोकस ऑन दिस पॉइंट। अनरजिस्टर्ड लीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अनरजिस्टर्ड लीज। ठीक है। लेट्स हाईलाइट दिस।
अनरजिस्टर्ड लीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जमींदार ने क्या करा, एक अनरजिस्टर्ड लीज अपनी वाइफ के फेवर में दे दिया और उस लीज से क्या बोला, लीज के थ्रू उसको 12 इयर्स का राइट्स मिल गया था कि वो कट कर सकती थी, वहां के जो भी बैम्बूज थे, फ्यूल वुड था, टीक था, उन्हें कट कर सकती थी। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स उसको राइट्स दिया था। फ्रॉम 1948 टू 1960 शी वाज गिवन द राइट। फिर 1950 में क्या हुआ, हमें पता है लैंड लॉज आए 1950 में। गवर्नमेंट ने टेक्निकली सारी जितनी भी लैंड थी वो अपने पास ले ली और उसके बाद में सभी को राइट दिया कि आप अपना राइट प्रूव करिए उस लैंड पे और लैंड अपने नाम पे करा लीजिए। ठीक है, तो फिर 1950 में जो भी हमारे प्रोप्राइटरी राइट्स थे दे वर वेस्टेड इन द स्टेट। उसके बाद में शी वाज स्टॉप्ड फ्रॉम कटिंग एनी मोर ट्रीज, क्योंकि अब तो वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की लैंड हो गई। तो उसके बाद में आई डोंट नो व्हाई इज दिस रिटन हियर, उसके बाद में उसका कंटेंशन यही था कि उसका यहाँ पे फंडामेंटल राइट बनता है। उस टाइम पे इफ यू रिमेम्बर, right to property was a fundamental right before 1976। right to property was a fundamental right, इसलिए उसने क्लेम करा। पहले वो लोअर कोर्ट्स में गई, फिर हाई कोर्ट में गई, फिर फाइनली शी रीच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इशू क्या था यहाँ पे मेन इशू था कि जो राइट था वो इमूवेबल था या मूवेबल था। अगर मूवेबल राइट होता, लाइसेंस होता, लाइसेंस के साथ में इट वाज, अगर इफ इट वाज सम लाइसेंस और लाइसेंस के साथ कोई ग्रांट वगैरह होता, तो फिर हम बोलते कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन के बिना जो भी ट्रांसफर हुआ है उसे हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ट्रांसफर अनरजिस्टर्ड लीज से हुआ था। ठीक है, अब हम आगे मेन चीज पढ़ते हैं। द कोर्ट डिटरमाइंड दैट द राइट टू एंटर अनदर्स लैंड एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम इट such as cutting trees and timber and trees constitute an instance of profit appendre। उसको हम क्या बोलेंगे, profit appendre, which is benefit arising out of land, thus a grant in immovable property। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो भी राइट था आपका ओवर द पीरियड ऑफ 12 इयर्स, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है, विच इज प्रॉफिट अपरेंड्रे। कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं था कि स्टैंडिंग टिम्बर था आपको वो सेल करना था, आपके पास आपको सिर्फ वो मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के बेचनी थी, ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट दिया गया था कि उस लैंड पे जो भी चीजें हैं आपको काफी एंसिलरी राइट्स भी, मतलब एक्स्ट्रा राइट्स भी मिले हुए थे उस ओवर दैट लैंड। ठीक है, तो कोर्ट ने हाईलाइट किया डिस्टिंक्शन बिटवीन टिम्बर ट्रीज एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये एम्फसाइज करते हुए कि जो ट्रीज थे वो बेनिफिट ले रहे थे फ्रॉम द सॉइल। हम लैंड कब बोलते हैं किसी चीज को, जब वो लैंड से बेनिफिट कर रहे थे। ठीक है, itself, not just the trees। If owner of a tree is interested in vegetative growth of the tree, अगर कोई ओनर इंटरेस्टेड है कि वो ट्री बढ़ता रहे और जमीन से न्यूट्रिशन लेता रहे, तो फिर हम उसे ट्री बोलेंगे। पर अगर हमारा इंटेंशन ये है कि ट्री को हम रीजनेबली अर्ली टाइम से कट कर ले, तो फिर हम उसे स्टैंडिंग टिम्बर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये राइट 12 साल तक कंटिन्यू हो रहा था और ये जो भी हमारी लीज थी वो अनरजिस्टर्ड थी, एंड बिकॉज द होल थिंग वाज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट रजिस्ट्रेशन कांट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो शांताबाई के फेवर में कुछ कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो वो कुछ क्लेम नहीं कर पाई। ठीक है, तो शी कुड नॉट क्लेम एनी रेमेडी। दैट्स इट, लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या हुआ था, नेक्स्ट केस में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने एक तो जो बैम्बूज और स्टैंडिंग टिम्बर के काफी सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे कंपनी से। तो जो उनके कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन्होंने क्या करा, एक अमेंडमेंट करा और अमेंडमेंट के बाद में उन्होंने 10% का परचेज टैक्स लगा दिया। ठीक है, परचेज टैक्स लगा दिया उन कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो वेरियस कंपनीज विच हैड अर्लियर एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद द स्टेट फॉर द परचेज फेलिंग एंड कटिंग चैलेंज, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करा कि उन्होंने ये जो परचेज टैक्स लगाया क्यों लगाया है। हाई कोर्ट ने ये सारे प्रोविजन स्क्वॉश कर दिए और कंपनीज को फेवर किया, और स्टेट ने क्या करा, स्टेट ने अपील फाइल करी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ। ठीक है, चैलेंजिंग इट। तो स्टेट का कंटेंशन क्या था कि सब्जेक्ट मैटर जो है दैट इज गुड्स, इसलिए परचेज टैक्स अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इस पे फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रिलेट कर रहे थे स्टैंडिंग टिम्बर से।
तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफरेंशिएट करा कोर्ट ने और कहा जो टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट थे उसके क्लॉजेस देखे जाए तो वो सिर्फ सेल और परचेज था ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो वो तो हमारा उसके ऊपर तो परचेज टैक्स लग रहा है, देन इट्स ओके। पर जो बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एम्ब्रेस फ्यूचर प्रोड्यूस, अभी नहीं जो आगे प्रोड्यूस होगा। और उसके साथ में बहुत सारे राइट्स मिले थे कि अगर आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है आप और भी एरियाज को काट सकते हैं। वहां पे आपको अगर कोई वाटर फ्लो है आप उसको टर्न करना चाहते हैं आप उसको टर्न कर सकते हैं फॉर इजी एक्सेस। आपको अगर बैम्बूज कट करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज राइट ओवर द लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, प्रॉफिट अ पेंड्रे। तो टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंस देखा गया। टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर परचेज टैक्स अप्लाई करना वाज held valid, but bamboo contracts were different. Bamboo contracts immovable property थे, तो immovable property के ऊपर stamp duty तो लगाई जा सकती है, but purchase tax apply नहीं किया जा सकता। ठीक है, the company did not have exclusive possession but right only to enter upon the land and take benefits। तो यहाँ पे उसके पास में ऐसा कोई लीज का राइट तो था नहीं कि उसके पास में एक्सक्लूसिव पोजेशन था उस प्रॉपर्टी के ऊपर, बट यहाँ पे सिर्फ उसके पास राइट था कि वो आए और वहां से सामान लेके बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड लेके जाए। ठीक है, तो स्टेट ने क्या, तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा कि स्टेट ने जो भी एक्शन लिया था 10% टैक्स का, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यहाँ पे टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स और बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफरेंशिएट करा। टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो भी था इट वाज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट बैम्बू कॉन्ट्रैक्ट्स वर कंसिडर्ड दैट एज प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें वामदेव पाणिग्राही वर्सेस मनोरमा राज। इसमें हम देखते हैं पहले देयर वाज दिस वन पर्सन कॉल्ड मिस्टर राज। मिस्टर राज ने पोजेसरी मॉर्गेज लिया एक लैंड का, वहां पे इंस्टॉल किया सिनेमा प्रोजेक्टर और डीजल इंजन। ठीक है, अर्थ में कंस्ट्रक्ट करा, उसके फाउंडेशंस वगैरह डाले। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने जो अपना खोला था सिनेमा हॉल, उसका नाम था कुमार टूरिंग टॉकीज। ठीक है, टूरिंग टॉकीज से हम समझ पा रहे हैं कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्टर लगा दिया था और डीजल इंजन डाल दिया था बाय कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशंस। लेटर वो अपने आप मैनेज नहीं कर पाए, उन्होंने सारा मैनेजमेंट किसको दे दिया, मिस्टर बामदेव को, जिन्होंने बाद में मॉर्गेजर जो था लैंड का, जिसने लैंड मॉर्गेज करी थी मिस्टर राज को, उसने अब वो लैंड मॉर्गेज कर दी मिस्टर बामदेव को। ठीक है, 1961 में राज ने क्लेम करा बामदेव से कि भाई हमने तुम्हें मैनेजमेंट दिया था तो मुझे करेक्ट अकाउंट्स दो, पर बामदेव ने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद में 1961 में इसने एक बार नोटिस भेजा। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर हिज डेथ उसकी जो वाइफ है मनोरमा, उसने केस फाइल करा कि सिनेमा इक्विपमेंट्स तो हमारे वापस कर दो, कि बिकॉज दोज वर हर्स हस्बैंड्स। तो फिर she contended that they were immovable property, thus the suit was not time barred, but Bamdev claimed them as movables। तो उसने बोला कि सूट तो टाइम बार्ड है क्योंकि वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर मनोरमा जो राज की वाइफ थी उसने बोला कि नहीं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए राइट है हमारे पास 12 इयर्स तक हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, लीगल इशू क्या था यहाँ पे, हमें देखना था, डिटरमाइन करना था नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल है तो फिर मनोरमा को कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि तो वो तो राइट 3 मंथ्स बाद एक्सपायर कर गया, 3 मंथ्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। बट अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो फिर दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल कंटिन्यू फॉर होल 12 इयर्स। तो 12 इयर्स तक वो केस फाइल कर सकती थी। उसने 1965 में एक्चुअली केस फाइल करा था, यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेशली मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे जो केस फाइल हुआ था दैट वाज इन 1965। ठीक है, 1965 में मनोरमा ने केस फाइल करा था। लीगल इशू है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट टेस्ट इज इंटेंशन एंड पर्पस ऑफ इंस्टॉलमेंट, टेम्परेरी है या परमानेंट है, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, अब इंटेंशन क्या है, जो यहाँ पे इंस्टॉल करेगा उसका इंटेंशन क्या है, कि वो टेम्परेरी रखना चाहता है उस मशीनरी को या परमानेंट रखना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो लैंड और मशीनरी है दोनों एक ही पर्सन ओन करता है तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं दैट इट इज इमूवेबल। ठीक है, बिकॉज उसने लगाया है विद अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, पर अगर मशीनरी किसी टेनेंट ने लगाई है या किसी लेसी ने लगाई है, तो इससे हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब सेकंड टेस्ट क्या है, डिग्री ऑफ अटैचमेंट टू अर्थ। अगर अटैचमेंट रिमूव नहीं किया जा सकता विदाउट ग्रेटर डैमेज टू द लैंड, तो हम उसको मान लेंगे कि ये अनेक्स्ड इन परपेचुटी है। मतलब अगर लैंड को बहुत ज्यादा डैमेज होगा उसको निकालते वक्त, तो फिर हम कहेंगे कि वो अनेक्सेशन मतलब वो अटैचमेंट काफी परमानेंट नेचर का था। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि इंटेंशन क्या था इंस्टॉल करते वक्त, सेकेंड इज डिग्री ऑफ अटैचमेंट क्या था। अब यहाँ पे फाइनली कंक्लूड क्या हुआ कि ये टूरिंग सिनेमा था, टेम्परेरी कंसर्न था। यहाँ पे पक्का सिनेमा हॉल नहीं बनाया गया था, टेम्परेरी एक शेड डाल के प्रोजेक्टर लगा दिया गया था। और वैसे भी इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज अ टूरिंग सिनेमा। और वैसे भी ये अपनी खुद की लैंड पे नहीं था, ये मॉर्गेज लैंड पे था। इसलिए हम कह सकते हैं ये परमानेंट इंटेंशन के साथ में नहीं बनाया गया था। तो ये जो सिनेमा इक्विपमेंट्स थे, ये सिनेमा इक्विपमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थे। ठीक है, सिनेमा इक्विपमेंट्स वर मूवेबल प्रॉपर्टी। और वो मूवेबल प्रॉपर्टी थे, तो फिर मनोरमा राज को क्या कोई राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? उसका जो भी राइट था वो 3 मंथ्स के बाद, पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसका 3 मंथ्स था, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, let's go on to the next slide. The last case is Duncan Industries Limited versus State of UP. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी, डी थी। अ, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी ए है एंड सेकेंड इज कंपनी डी। तो कंपनी ए ने कंपनी डी के नाम अपना पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस ट्रांसफर कर दिया अग्रीमेंट ऑफ सेल के थ्रू। अब क्या हुआ, जब अग्रीमेंट ऑफ सेल तो इन्होंने कर लिया फर्टिलाइजर बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए, जब ये गए प्रेजेंट किया इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए डीड, तो रजिस्ट्रार ने कंप्लेन किया कि आपने सही से कंप्लायंस करा नहीं है सारे रूल्स का, तो इसलिए आप एक हेफ्टी अमाउंट पे करिए प्रॉपर वैल्यूएशन के नाम पे और पेनल्टी के नाम पे। तो फिर एप्लेंट ने कंटेंशन अपना रेस करा, पहले लोअर कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आपकी सब्जेक्ट मैटर आपके फर्टिलाइजर बिजनेस में इंक्लूड होगी। तो फिर मेन पॉइंट क्या था यहाँ पे, जो यहाँ पे टैक्स पे करना होता है जब कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही होती है, तो सर्कल रेट के हिसाब से या मार्केट रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को एक परसेंटेज 2%, 4%, 10% के हिसाब से एक कट जाता है। अब उस कट को बचाने के लिए इस इन्होंने क्या करा कि प्लांट एंड मशीनरी को फर्टिलाइजर बिजनेस में इंक्लूड नहीं करा। उन्होंने बोला कि ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, पर यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या बोला कि दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसलिए इसको स्टैंप एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और इसके ऊपर भी हमारा स्टैंप ड्यूटी लगेगी। पर स्टेट ने क्या सबमिट करा इन कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब यहाँ पे इन्होंने तो पार्टीज ने बोला कि हाई कोर्ट इज रॉन्ग, इट हैज मेड एन एरर। यहाँ पे स्टेट ने क्या सबमिट करा, स्टेट ने बोला कि जो भी हमारा फर्टिलाइजर का बिजनेस है इट वॉज ट्रांसफर्ड एज अ होल। इसका जो भी फर्टिलाइजर का बिजनेस था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ विथ ऑल द प्रॉपर्टीज, मतलब उसमें लैंड, बिल्डिंग और भी एक दो डिफरेंट प्लेसेस की जो बिल्डिंग्स थी, विथ प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ इंक्लूड होगा। तो इसलिए इन्हें प्लांट एंड मशीनरी का भी स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो लीगल इशू क्या था कि प्लांट एंड मशीनरी जो कंपनी ए ने ट्रांसफर करी थी कंपनी डी को, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, और मतलब उसके ऊपर स्टैम्प एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो आफ्टर केयरफुल पेरूजल ऑफ द डीड, बहुत ध्यान से देखा गया डीड को, और ये स्टैब्लिश किया गया कि मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड परमानेंटली। उसके बिना तो फर्टिलाइजर प्लांट काम ही नहीं कर सकता था, और वो परमानेंट उसको फिक्स करना जरूरी था। ठीक है, तो कोर्ट ने सारे क्लॉजेस देखे और इस कंक्लूजन पे आए कि स्टार्टिंग में भी पूरा फर्टिलाइजर बिजनेस अग्री किया था सोल्ड करने के लिए, एज इज वेयर इज बेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, एज इज वेयर इज बेसिस इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, जिसके साथ में इट इज ऑल्सो इम्प्लिसिट दैट द बिजनेस वॉज टू बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब उसके जो प्लांट एंड मशीनरी थे आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, पूरे के पूरे
सेटअप को आपको एज अ गोइंग कंसर्न सेल करना था। इसलिए ये जो अटेम्प्ट है ये सिर्फ पार्टीज ने किया है मार्केट वैल्यू रिड्यूस करने का प्रॉपर्टी का और स्टैम्प ड्यूटी को एस्केप करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्लांट एंड मशीनरी थी वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड थी एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ द लैंड, इसलिए वो भी इंक्लूड होगी किस चीज में, इट इज अटैच टू द अर्थ एंड इट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी प्रॉपर वैल्यू है उसके हिसाब से पार्टीज को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ी। ठीक है, आई होप टूडेज लेक्चर हैज बीन फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई टेक योर लीव, थैंक यू।